हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो डाला था। आज मैं दोस्तों आपके लिए केंद्रीय बजट 2023-24 का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो मुझे लगा है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है आपके सारे एग्ज़ामों के लिए, आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों मैंने हर उस तथ्य को शामिल किया है जो इस बजट में बताया गया है। हमारी देश की जो वित्त मंत्री निर्मल सीतारमन ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है, उसकी सारे निचोड़ के साथ मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके लिए। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर, डेली के डेली मिलते हैं। और उनका मंथली भी करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। भारत, देखिए क्वेश्चन नहीं दोस्तों, हम लोग सारे तथ्यों को लेंगे इसमें। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। ठीक है दोस्तों, कितना उसको प्राप्ति हुई और कितना व्यय हुआ, इसकी जानकारी बजट में दी जाती है कि यानी कितना उसको पैसा मिला और वो कितना खर्चा किया। केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय जो है दोस्तों, वो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। समावेशी विकास का मतलब होता है दोस्तों, शिक्षा पर विकास करना, स्वास्थ्य पर विकास करना। ठीक है दोस्तों, जो लोगों की जो बुनियादी सुविधा है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जो विशेष रूप से जो समावेशी विकास है वो सबका साथ सबका विकास पर आधारित है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा वो किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा वंचित समाज को वरीयता पर आधारित यह बजट है। यह बजट 2019 के द्विआयामी विकास रणनीति पर आधारित है। द्विआयामी विकास का मतलब होता है दोस्तों, निजी क्षेत्र की भागीदारी सरकारी क्षेत्रों के साथ। ठीक है, सरकार जो है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन करेगा और विकास को आगे बढ़ाएगा। न्यूनतम सरकार का इंटरफेरेंस रहेगा और अधिकतम शासन रहेगा। पूंजीगत परिव्यय बढ़ाएगा सरकार, और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व को क्या है, जुटाना लक्ष्य है। विनिवेश का मतलब क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट करेगा सरकार दोस्तों। सरकारी संपत्तियों का भी डिस इन्वेस्टमेंट किया गया है, जहां से हो सके विनिवेश किया जाएगा। बैंकों का मर्जर भी उसमें शामिल, आप जानते हैं बैंकों को मर्ज किया गया। बहुत सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया गया, उनकी सरकारी चीज को छीन लिया गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सरकार ज्यादा से ज्यादा विनिवेश करना चाहती है, विनिवेश के माध्यम से राजस्व जुटाना चाहती है। 2022-23 का जो अनुमान है, जो कुल प्राप्तियां 2022-23 की रही है दोस्तों, उधार छोड़कर 24.3 लाख करोड़ रहा है। शुद्ध कर प्राप्ति 20.9 लाख करोड़ रहा है। सरकार का जो कुल व्यय है वो 41.9 लाख करोड़ रुपए रहा है, और पूंजीगत व्यय जो है 7.3 लाख रहा है। तो इस सब को मिलाकर राजकोषीय जो घाटा रहा है सकल घरेलू उत्पाद का, वो 6.4% रहा है दोस्तों 2022-23 में। ठीक है, अब बजट अनुमान जो 2023-24 जो वित्त वर्ष आएगा उसका देखते हैं दोस्तों। कुल प्राप्तियां जो है 27.2 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। कुल व्यय 45 लाख करोड़ होने का अनुमान है। और प्राप्तियां 27 लाख होगी, कुल व्यय 45 लाख होगा, और निवल करों से जो प्राप्तियां वो 23.3 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, सरकार वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% पर करने को प्रतिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, जो नई कर व्यवस्था सरकार इस बजट में लाई है उसमें 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। कर ढांचे के स्लैब में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। 3 लाख की सीमा तक आपको कर छूट रहेगा। ठीक है, और वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपये तथा पारिवारिक पेंशन की कटौती को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का प्रस्ताव इसमें पारित है। कर की व्यवस्था में दोस्तों देखिए 5 स्लैब कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले 7-6 स्लैब हुआ करता था, उसको घटाकर 5 स्लैब कर दिया गया है, और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण, जो भी निर्माण हो रहा है, शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम कर दी गई है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है प्राथमिकी कृषि सहकारी समितियों में। ठीक है दोस्तों, बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऐसा किया गया है दोस्तों। ठीक है, 1% से भी कम पर ब्याज दिया जाएगा। जो 2 लाख करोड़ का जो कर दिया जा सकेगा वो 1% कम ब्याज पर दिया जाएगा। 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को, जो मध्य सूक्ष्म और लघु उद्योग रहेंगे, को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टार्टअप के लिए ये अच्छी योजना है। 30 लाख तक की इनकम वाले स्टार्टअप को ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। स्टार्टअप की इनकम टैक्स छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया, यानी कोई भी स्टार्टअप अब 31 मार्च 2024 तक टैक्स देने की उसको आवश्यकता नहीं है। स्टार्टअप अपने नुकसान को 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नया बिजनेस करने के लिए केवाईसी के बजाय अब पैन ही सिंगल आईडी बना दिया गया है, यानी व्यापारियों का पहचान पत्र पैन ही हो गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से युवा उद्यमी, जो एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया गया है जिसके द्वारा युवा उद्यमी ग्रामीण इलाकों में एग्री स्टार्टअप खोल पाएंगे। बहुत अच्छा ये प्रयोग है सरकार का। नए बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर जीती हुई राशि, अगर आप 10,000 जीते हैं तो उस पर भी 30% टैक्स देना होगा, यानी आपको 3,000 रुपये सरकार को दे देना पड़ेगा। वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु मूल सीमा शुल्क दर 21 से घटाकर 13 कर दिया गया है। ठीक है ना, मूल सीमा शुल्क वस्त्र और कृषि के अलावा में देखिए कर की दर आप देख लीजिए। 3 लाख रुपए तक वास्तविक आय में 0% कर है। 3 लाख से 6 लाख तक में 5% है। 6 से 9 लाख में 10% है। 9 से 12 लाख में 15% है। 12 से 15 में 20% है और 15 लाख से ऊपर में 30%, यानी 5 ही स्लैब कर रह गया। ये तो छठा को बिना कर मुक्त है। ठीक है, तो ये 5 स्लैब पर 5, 10, 15 और 20% और 30% का कर बनाया गया है। ठीक है, स्लैब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की दिया गया है दोस्तों। 2022-23 में 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके सरकार ने लगवाए हैं। कृषि के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य कि कृषि क्षेत्र संघ पशुपालन, मत्स्यिकी तथा डेयरी उद्यम के लिए तय किया गया है। कृषि स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की भी स्थापना की गई है। मछुआरों, मछली विक्रेताओं तथा एमएसएमई के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जो एक उप योजना इसकी बनाई जाएगी। बागवानी के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए से किया जाएगा बागवानी के लिए। ठीक है, बागवानी के लिए कितना दोस्तों, 2,200 करोड़ रुपए से आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम की तरह इसको शुरू किया जाएगा। भारत को पोषक अनाज हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पोषक अनाज के रूप में विकसित किया जाएगा भारत को। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हैदराबाद में एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। सहकार से समृद्धि, यानी सहकारी समितियों को अपने साथ लेने के क्रम में अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडार क्षमता तथा सभी गांवों में, जिस गांव में सहकारी समितियां नहीं है वहां पर सहकारी समितियों का खोला जाएगा। जैसे पैक्स, बिहार में पैक्स आप सुने हैं, वो एक सहकारी समिति, वैसी सहकारी समितियां खोली जाएंगी। देखिए दोस्तों, नई आयकर व्यवस्था में बदलाव किया गया। आप तो जानते ही हैं 7 लाख रुपए तक की आय पर नई टैक्स व्यवस्था में कोई कर नहीं होगा। 2023-24 वित्त वर्ष में कुल 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर बजट पूछा जाए कि कितने लाख का बजट है तो 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृत काल का पहला बजट कहा है। 5.9% राजकोषीय घाटा 2023-24 के लिए अनुमानित है। अमृतकाल के 3 विजन हैं। युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उत्पन्न करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण चारों तरफ पूरे देश में विकसित करना। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, बजट जो है 7 प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित किया गया। इसको सप्तऋषि 7 बोला गया, याद रखिए। बजट 2023-24 सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं इसके लिए निर्धारित की गई है और इसी सातों में पूरा का पूरा बजट खत्म हो जाएगा दोस्तों। पहला है समावेशी विकास। देश का समावेशी विकास चाहती है हमारी जो गवर्नमेंट है। अवसंरचना और निवेश। तीसरा है क्षमता उभारना। चौथा हरित विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना। ठीक है, युवा शक्ति को बढ़ावा देना और वित्तीय क्षेत्र को अनुशासित बनाना। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, समावेशी
विकास के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये प्राथमिकता नंबर 1 है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण के घरों, जो क्षेत्र के घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराना लक्ष्य है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2.2 लाख करोड़ नकदी अंतरण किया गया है। पीएमएसबीवाई और पीएम प्रधानमंत्री जो बीमा वाला जो है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों का बीमा किया गया है। एसबीएम के तहत, स्वच्छ भारत के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। 2023-24 वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खर्च करने की योजना है। ठीक है दोस्तों, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग में 68,804 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो शिक्षा पर 1.12 लाख करोड़ खर्च कर रही है सरकार। उच्च शिक्षा विभाग को 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2014 से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों में सह स्थानिक, उनके साथ साथ दोस्तों 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार 3 उत्कृष्ट केंद्र खोलने जा रही है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में। बच्चों तथा किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी। पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों से भी बातचीत की जाएगी और राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.1% किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट में कुल आवंटन 89,155 करोड़ रहा है। 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को 157 नए मेडिकल कॉलेजों के सह संस्थानिक खोला जाएगा। आईसीएमआर की चुनिंदा लैब में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की चुनिंदा लैबों में सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। सिकल सेल अनीमिया को 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। तो ये दोस्तों समावेशी विकास के कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य रहे हैं। दूसरा प्राथमिकता है अंतिम छोर तक पहुंचना। देखिए, सरकार जो है अपने, सरकार का लक्ष्य है कि हम आदिवासी, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तक भी अपनी पहुंच बनाए। एक एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का ना छूटे, सभी को दोस्तों, सभी को कुछ ना कुछ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय में 66% की बढ़ोतरी की गई है। 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख भारत श्री स्थापित करेगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटलीकरण किया जाएगा शिलालेखों का। कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना के तहत सिंचाई तथा पीने के पानी के लिए 5300 करोड़ की सहायता सरकार दे रही है। 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों तथा सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी सरकार करेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी और कमजोर जनजातियों के लिए ज्यादा अधिक कार्य सरकार करेगी। अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य योजना के तहत 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता 3 में दोस्तों अवसंरचना और निवेश के क्षेत्र में पूंजी व्यय जो 33% है उसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 33% से बढ़ाया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। पूंजी व्यय को सरकार बढ़ाएगी। प्रभावी पूंजीगत व्यय बजट का 13.7 लाख करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण ऋण अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए देगी। इसे 1 वर्ष और जारी रखा जाएगा। इसके लिए बढ़ा हुआ परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त राशि निवेश करने के लिए राज्य सरकारों को दिया जाएगा। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो वर्ष 2013-14 का लगभग 9 गुना है। अब तक का सबसे ज्यादा पूंजी जो है रेलवे में दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को 2.70 लाख करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। क्षेत्रीय हवाई सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट,
वाटर, एरोड्रेम तथा उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पुनर्विकसित किया जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से कोयला, उर्वरक और अनाज की ढुलाई के लिए प्राथमिकता पर परिवहन ढांचे का विकास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनाज की ढुलाई, कोयला और उर्वरक की ढुलाई के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शहरी अवसंरचना विकास निधि की सहायता स्थापना कर टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा को और भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि में 10,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। पीएम को अब चौथा हम लोग देखेंगे, क्षमता का उजागर करना। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 4.0 के तहत नए युग के अनुसार कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के तहत व्यापार को सुगम बनाने के लिए 39,000 से अधिक नियमों में ढील दी गई है तथा 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिकृत कर दिया गया है व्यापार को सुगम बनाने के लिए। विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। सरकार पे लोगों को विश्वास बढ़ाने के लिए नियमों में बहुत ढील दिया गया है और व्यापार के नियमों को सुगम बनाया गया है दोस्तों। मेक मेक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया के विजन को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप तथा शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान की सुविधा के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति भी लाई जाएगी। एमएसएमई, बड़े व्यवसाय तथा धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए डिजी लॉकर भी स्थापित किया जाएगा उनके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से अवसरों, व्यापार मॉडल तथा रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जाएगा कि 5G के द्वारा कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर ऐप जैसे एप्लीकेशन की सुविधाएं भी 5G के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। प्राथमिकता 5 में दोस्तों हरित विकास, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070 का लक्ष्य पाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2000 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा का हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से। 10,000 करोड़ रुपए से गोबर धन योजना में 500 वेस्ट टू वेस्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे 10,000 करोड़ के लागत से। वैकल्पिक उर्वरक बनाने के लिए पीएम प्रणाम योजना की भी शुरुआत की गई है। लद्दाख में सौर परियोजनाओं व ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नेट जीरो उत्सर्जन तथा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत हुई है। प्राकृतिक तथा बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लगाया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी तथा ग्रिड एकीकरण हेतु 20,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्राथमिकता 6 में युवा शक्ति को बढ़ाना है। युवा अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण करेंगे। इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 के तहत ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। स्वदेशी एआई के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्षों में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता दिया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मांग आधारित कौशल वर्धन विकसित करके एसएमई, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज सहित नियोक्ताओं के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा।
50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। राज्य की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी तथा एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वर्ष 2022 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए की जमा राशि के निवेश से प्रभावी हो जाएगा यह क्रेडिट गारंटी योजना। इसके तहत 2 लाख करोड़ तक बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी जिसके द्वारा ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री दोस्तों, इसके द्वारा जो अब तक कभी लोन नहीं लिए हैं उनको भी लोन देने का इसमें प्रावधान है बिना सिविल स्कोर के। नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत योजना प्रमाण पत्र को मार्च 2050 तक 2 साल की अवधि के लिए लाया जाएगा। इसके तहत 2 लाख तक राशि 7.5% की निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए जमा हो सकेगी। मासिक आय खाता खोलने के लिए भी अधिकतम जमा सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। केंद्रीय डेटा संधान केंद्र की स्थापना कर कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी लाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% घाटा रखने की क्या है दोस्तों, अनुमति है। तो दोस्तों यह रहा बजट का मुख्य निचोड़। बजट 2023-24 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जामों में रहेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। इसलिए दोस्तों जो चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।